नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 से पाठ माटी वाली का सारांश, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल जी। विद्यासागर नौटियाल जी ने माटी वाली जो कहानी है वो विस्थापितों की समस्या के बारे में लिखी है। इस कहानी के लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार टिहरी शहर के विस्थापनों का जो दर्द है वो उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने टिहरी शहर के विस्थापनों के दर्द को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। विस्थापन होता क्या है? विस्थापन का मतलब होता है अपना घर और अपने स्थान को किसी विवशता के कारण, किसी मजबूरी के कारण छोड़ना। केवल 2-4 दिन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। यानी कि वो स्थिति बहुत दुखदाई होती है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं पाना चाहता, क्योंकि हर एक व्यक्ति होता है, चाहे उसका टूटा फूटा घर हो, उसे अपने घर से बहुत प्यार होता है, क्योंकि उस घर ने उसे सिर छिपाने की जगह दी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, किसी प्राकृतिक आपदा है, किसी राजनीतिक समस्या है, उसके कारण विस्थापन की समस्या लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कई बार बाढ़, तूफान, भूकंप में लोगों को अपने घर से विस्थापित होना पड़ता है, लेकिन सदा के लिए, कुछ समय के लिए नहीं। ऐसी स्थितियों में लोगों को आर्थिक नुकसान भी होता है, लेकिन उन लोगों का क्या है जो बहुत गरीब होते हैं और परिवार का पालन पोषण है बड़ी मुश्किल से करते हैं, और कई बार उन्हें स्थायी रूप से अपनी जगह को छोड़ना पड़ता है और बसे बसाए जो घर है वो उनके उजड़ जाते हैं, और किस प्रकार की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार के विस्थापितों को एक कहानी के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि किस प्रकार सरकार उनके पुनर्वास का प्रबंध भी करती है। पुनर्वास यानी कि दोबारा रहने के लिए उनको जगह भी देती है, लेकिन फिर भी जो उनका जो नुकसान हुआ है वो उसकी पूर्ति करती भी है सरकार, लेकिन फिर भी वे जो लोग हैं वो अपने इस विस्थापन की जो समस्या है उसको कभी भूल नहीं पाते हैं। तो जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं कि जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकलना पड़ा था, अपने बसे बसाए घर को छोड़ना पड़ा था, सरकार ने उनको जगह तो दी रहने के लिए, लेकिन जिन हालातों में उनको वहाँ से जाना पड़ा था, तो वो स्थिति बड़ी भयानक थी। और इसमें जब टिहरी शहर में बांध बन रहा था तो वहाँ के जो गरीब लोग हैं वहाँ पर उस जगह पर रहते थे, उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी थी। इस तरह की एक बूढ़ी औरत की कहानी के माध्यम से विस्थापन की समस्या को लेखक ने बताने की कोशिश की है। तो इस कहानी में लेखक के अनुसार माटी वाली बुढ़िया है, उसने अपने सिर पर रखा माटी से भरा कनस्तर के बोझ को नीचे उतार कर रख देती है। यानी कि टिहरी शहर है, उसमें हर कोई बुढ़िया को जानता था, क्योंकि हर घर के अंदर वो बुढ़िया लाल मिट्टी भिजवाने का काम करती थी। जैसे लाल मिट्टी से जैसे होता था पहले, घरों को लीपा जाता था, चूल्हों को लीपा जाता था, तो ऐसा शहर का कोई भी घर बाकी नहीं रहा होगा जहाँ उस बुढ़िया ने लाल मिट्टी न दी हो। तो वहाँ के जो लोग हैं चूल्हे चौके के लिए, मकान की दीवारों की लिपाई पुताई के लिए इसका प्रयोग करते थे। घर घर जाकर वो माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया थी। हरिजन थी जाति से, और नाटे कद की थी, यानी कि छोटे कद की थी। एक बार माटी वाली ने अपने कनस्तर समझ लो, लोहे का जो पीपा होता है उसमें वो माटी भर कर लाती थी, तो सिर से उतार कर वो रखती ही है कि सामने से जिस घर में वो कनस्तर लेकर गई थी माटी का, तो 9-10 साल की एक छोटी सी लड़की जिसका नाम कामिनी था, वो दौड़ती हुई आती है और माटी वाली बुढ़िया से कहती है, मेरी माँ ने कहा ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना। यानी सामने वाले घर से एक लड़की आती है
माटी वाली को बुलाने के लिए, क्योंकि सभी घरों में वही माटी पहुंचाती थी। तो बुढ़िया कहती है अभी आती हूँ। जब माटी वाली ने बच्ची के कहने पर उसके घर गई तो घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कनस्तर की माटी कच्चे आंगन के कोने में उड़ेल देने को कहा। यानी कि उसने कहा कि कच्चे आंगन में ये माटी जो लाई है वो उड़ेल दो, ताकि लिपाई पुताई का वहाँ काम चल सके। उसके बाद जो मालकिन थी घर की, उसने बुढ़िया को खाने के लिए 2 रोटियां अपनी रसोई से लाकर दे दी और दोबारा वो रसोई में काम करने के लिए चली गई। अब मालकिन के अंदर जाते ही बुढ़िया ने तुरंत अपने सिर पर से डिल्ले के कपड़े को उतारा। डिल्ला होता है ना कि कोई भी चीज़ सर पर, जैसे घड़ा रखने के लिए, कोई भी चीज़ रखने के लिए एक, जिसको हमारी देसी भाषा में जिसको हम कहते हैं इंडी बनी होती थी। इसी तरह उस बुढ़िया ने भी कपड़े को गोल गोल घुमाकर एक डिल्ला सा अपने सर पर रख रखा था, ताकि जब वो कनस्तर सर पर रखे तो उसके सर पर कोई चोट न लगे और आसानी से वो उस पर रख सके। तो अपने सिर से डिल्ले के कपड़े को उतारती है और उसे एक झटके में सीधा करती है, यानी कपड़े को खोल लेती है वो अपने, और उसके पश्चात उस कपड़े के अंदर उसमें 2 में से 1 रोटी को उस कपड़े में बांधकर गांठ बांधकर रख लेती है। साथ ही वो ऐसा दिखाती है जैसे कि वो रोटी खा रही है, मुंह चलाकर खाने का दिखावा भी करती है। तभी घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर आती है और बुढ़िया के पास जमीन पर रख देती है। पीतल का गिलास देखकर उस बुढ़िया ने घर की मालकिन से कहा कि तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखा हुआ है। अब कहीं या किसी घर में ये गिलास देखने को नहीं मिलता। यानी कि अब तो स्टील और धातु के गिलास आ गए हैं, तो लोग इस तरह के गिलासों को खरीदना पसंद नहीं करते थे, और जो जिनके पास थे वो बेच चुके थे। तो तभी घर की मालकिन ने जवाब दिया कि इस पीतल के खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काटे, पर मैंने पुरखों की इस कीमती निशानी को कभी बिकने नहीं दिया। यानी कि वो मालकिन उसको बता रही है कि ये पीतल के गिलास हमारे पूर्वजों की निशानी है, हमारे बड़े बूढ़े थे वो छोड़ कर गए हैं हमारे लिए, इसलिए मैं इनको संभाल कर रखती हूँ। बाजार में जाकर पीतल का अगर भाव पूछो तो दाम सुनकर ही दिमाग चकराने लगेगा। यानी कि अब पीतल बहुत महंगा हो गया था। अब कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं। पहले कांसे के बर्तन भी, कांसे की जो धातु होती है उसके बर्तन भी प्रयोग किए जाते घरों में, तो वो भी अब बंद हो गए हैं। मालकिन फिर आगे कहती है कि अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो ये सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में टिहरी शहर को छोड़कर जाएंगे कहाँ। यानी कि अपनी चीज़ तो अपनी होती है, उसके साथ एक गहरा लगाव होता है, इसलिए अगर हमें किसी कारण से टिहरी शहर छोड़कर जाना पड़ जाए तो हम कहाँ जाएंगे। तो इसकी बातें सुनकर माटी वाली कहती है, ठकुराइन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक है वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर चले ही जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। तो वो कहती है कि जो अमीर है, पैसे वाले हैं, वो तो कहीं भी अपना घर ले लेंगे, ज़मीन लेकर बस जाएंगे, लेकिन हमारे जैसे जो गरीब है वो क्या करेंगे, मेरा क्या होगा अगर मुझे यहाँ से जाना पड़े। तो लेखक के अनुसार उसके बाद माटी वाली ने चाय अपनी ख़त्म की और अपना सामान उठाया और वहाँ से निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी उसे मिट्टी लाने के बदले 2 रोटियां दे दी गई और उस रोटी को भी उसने बांध लिया। और वो रोटी है वो अपनी बुढ़िया अपने पति के लिए, जो कि बहुत बूढ़ा था उसकी तरह ही, तो बूढ़े पति के लिए ले जा रही थी, लेकिन वो बीमार रहता था इसलिए वो काम नहीं कर सकता था। तो बुढ़िया ही माटी घरों में पहुंचाकर पैसे कमाती थी और अपने पति के लिए भी ऐसे ही वो खाना ले जाती थी। तो आज वो सोचती जा रही थी कि आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां बुढ़े को दे देगी और बुढ़ा रोटियां देखकर खुश हो जाएगा। माटी वाली का गांव है वो टिहरी शहर से इतना दूरी पर था कि उसे वहां तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता था। तो वो जा रही है क्योंकि वो तो पैदल ही जा रही थी, वहां पर जाती थी। तो रोज सुबह वह अपने घर से निकल जाती और पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर अलग अलग स्थानों से फैले घरों तक उसे ढोने में उसका समय बीत जाता था। और जब वो घर लौटती थी तो वो
क्या होता था कि बहुत अंधेरा हो जाता था, जिससे कि पूरा दिन उसका ऐसे ही निकल जाता था। उसके पास कोई खेत तो थे नहीं जो खेतों में खेती करती और अपना पेट पालती। गांव के एक ठाकुर थे, उनकी ज़मीन पर उसने अपनी झोपड़ी बना रखी थी और ज़मीन के बदले वो गरीब बुढ़िया को ठाकुर के घर भी बेगार करना पड़ता था। बेगार यानी कि बिना किसी पैसे के, बिना कोई मजदूरी दिए उसे फ्री में काम करना पड़ता था, क्योंकि वो ठाकुर की ज़मीन पर उसने झोपड़ी बना रखी थी बुढ़िया ने, इसलिए। अब माटी वाली बुढ़िया मन ही मन में बोले जा रही थी, आज अपने बुड्ढे को केवल रोटियां नहीं देगी, माटी बेचकर जो पैसा आएगा उससे वह एक पाव प्याज भी खरीद ले उसने, कि वो कहती कि एक पाव प्याज खरीद लेती हूँ, और जिससे कि अपने पति को रोटी के साथ वो प्याज को तल देगी, सब्जी सी बना देगी उसकी और उसे परोस कर दे देगी। मन में वो बहुत सी ऐसी बातें सोचती जा रही थी और हिसाब लगाती हुई वो घर पहुंचती है। लेकिन अफसोस होता है कि हर रोज की तरह आज बुढ़ा माटी वाली को देखकर चौंका नहीं और न ही किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दी। यानी कि आज उसकी आवाज नहीं आई। घबराई हुई माटी वाली ने जब अपने पति को छूकर देखा, तब उसे पता चला कि वह सदा के लिए अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, यानी कि उसका पति मर चुका था। अब वहाँ पर टिहरी बांध बन रहा था, जिस माटा खान से वो माटी लाती थी, तो वहाँ पर टिहरी बांध बन रहा था। तो टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने जब पुनर्वास यानी कि दोबारा उनको रहने के लिए दूसरी जगह दे रही थी सरकार, क्योंकि टिहरी बांध के रास्ते में जो जो आ रहे थे, मकान आ रहे थे, जो जो ज़मीन आ रही थी, उसको सरकार ले रही थी और वहाँ के लोगों के लिए पुनर्वास के लिए दूसरी जगह उनको दे रही थी। तो पुनर्वास के साहब ने जब माटी वाली बुढ़िया से उसके ज़मीन के पेपर मांगे तो वो नहीं दे पाई, क्योंकि उसकी खुद की ज़मीन तो थी नहीं और माटी वाली बेचकर किसी प्रकार अपना गुजारा कर रही थी। उसके बाद टिहरी बांध के 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया था। शहर में पानी भर जाने के कारण भागदौड़ मच गई थी और अब तो माटी भी नहीं ला सकती थी, सब जगह पानी पानी हो गया था। अब शहर में रहने वाले लोग हैं, घरों को छोड़कर वहां से जाने लगे। अब माटी वाली अपने घर के बाहर चिंतित अवस्था में बैठी होती है कि गांव के सभी आने जाने वालों से एक ही बात कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई ज़मीन नहीं थी। अब वो ये सोच में पड़ गई थी कि मैं यहाँ से जाऊँगी तो कैसे जाऊँगी, यहाँ से अगर मुझे जाना पड़ गया सब कुछ छोड़कर तो मैं कैसे जाऊँगी। तो इसलिए उसके पास ना तो उसको दूसरी जगह मिल सकती थी और उसको अपनी ज़मीन छोड़कर भी जाना पड़ रहा था। तो वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं। तो आने जाने वालों से वो एक ही बात कहती थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो इस माटी वाली कहानी के अंदर लेखक ने बताने की कोशिश की है कि माटी वाली का जो जीवन है वो बहुत संघर्षपूर्ण था। तो उसका चरित्र चित्रण किया है कवि ने, लेखक ने बहुत अच्छे से, कि वो बहुत मेहनती थी लेकिन बहुत दुखी भी थी और अपने जो पति है, कमज़ोर पति की देखरेख भी कर रही थी और मेहनती थी, जिसे कि हम कह सकते हैं कि वो कर्मठ भी थी। माटा खान से मिट्टी खोदना, टिहरी शहर में घर घर तक पहुंचाना, पूरा दिन उसका लग जाता था, इतनी बूढ़ी होते हुए भी। फिर भी वो बहुत मेहनती थी और कभी कभार उसे 2-3 रोटियां मिल जाती थी इसके बदले में। और जब टिहरी शहर बांध का पानी डुबो रहा था टिहरी शहर को, तब माटी वाली को बहुत चिंता होती है और उसे इसी अवस्था में वो घर पर वो चिंतित होती है कि वो कहाँ जाएगी। और उसकी जो दृढ़ता है, उसकी जो वफादारी है, उसका ये सबूत था कि वह अपना जो मरे हुए पति है उसके साथ विदाई के अंतिम क्षणों में उसके साथ ही थी, उसे उसने नहीं छोड़ा था। इसमें कुछ प्रश्न भी आए हैं बहुत से, तो कुछ ऐसे वाक्य भी आए हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं कि इसमें प्रश्नों के द्वारा ही हम समझेंगे इस पाठ को।
आप देख सकते हैं अपने पाठ में। देखिए इसमें प्रश्न दिए गए हैं कि एक प्रश्न आया है, भूख मीठी कि भोजन मीठा। तो उसमें जब वो चाय देती है मालकिन उसको, तो उसके पास सब्जी नहीं होती है, तो कहती है चाय के साथ ही रोटी खा ले। तो वो कहती है मालकिन, भूख मीठी कि भोजन मीठा। यानी कि जब भूख होती है वो कोई स्वाद को नहीं पहचानती। जो भूखा व्यक्ति होगा उसका पेट बहुत समय से अगर खाली होगा तो उसे स्वाद की ज़रूरत नहीं, केवल पेट भरने के लिए खाना चाहिए होता है, और किसी भी तरह वो भर लेता है। चाहे उसे रूखी सूखी रोटी मिले वो भी उसको अच्छी लगती है, उसे उसके लिए सब्जी की ज़रूरत नहीं होती, वो रूखी भी खा लेता है। और स्वाद तो वो अच्छा बुरा बताएगा जिस व्यक्ति का पेट भरा होगा। इसलिए भूख मीठी कि भोजन मीठा से यही तात्पर्य है कि जब भूख सता रही हो तो हर प्रकार का रूखा सूखा भोजन मीठा लगता है। इसमें एक सेंटेंस और आया है, एक वाक्य और आया है, जब वो मालकिन माटी वाली को कहती है कि पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। विरासत क्या होती है? जो हमारे पुरखे हमारे लिए कुछ छोड़कर जाते हैं। तो मध्य वर्गीय परिवार है, जो निम्न वर्गीय परिवार है, वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनको एक एक पैसा बड़ी मुश्किल से जोड़ते हैं और लंबे समय तक, और जो कोई भी सामान खरीदते हैं ऐसा खरीदते हैं जो लंबे समय तक आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी उसका प्रयोग कर सकें। तो घर की जो मालकिन होती है उसके पास जो पहले पुरखे उनके छोड़ कर गए थे, पीतल का कांसे के बर्तन को उसने संभाल कर रखा हुआ था, और इसीलिए वो कहती है कि भाई पुरखों की जो मेहनत की कमाई है, यानी गाढ़ी कमाई, मेहनत से कमाई हुई जो संपत्ति है, उसको वो महत्व को अच्छी तरह से समझती थी। इसलिए उसको पता था कि कितनी कठिनाई से उन लोगों ने बर्तनों को खरीदा है, इसलिए वो मेहनत की कमाई को मिट्टी के भाव नहीं बेचना चाहती थी। क्योंकि माटी वाली कह रही थी ना उसको, आजकल पीतल के बर्तन देखने को नहीं मिलते, आपके पास है। तो वो कहती है कि ये तो पुरखों की मेहनत की कमाई है, मैं इसको इस तरह से नहीं बेचूंगी। तो माटी वाली इस तरह से उसको कहती है। और मैं विस्थापन की समस्या के बारे में आपको बता ही चुकी हूँ। विस्थापन होता क्या है? इसमें और भी बहुत से प्रश्न इस तरह के आए हैं कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? क्यों नहीं था उसके पास? क्योंकि गरीब जो व्यक्ति होता है वो ये नहीं सोचता मेरे लिए भाग्य अच्छा है बुरा है, उसके पास इतना समय नहीं होता उसका, क्योंकि उसका पूरा दिन तो माटा खान से माटी लाने में ही, शहर में देने में लग जाता था, और जब अंधेरा हो जाता था तब वो घर पहुंचती थी और अपने बुढ़े पति के लिए भोजन की व्यवस्था करती थी। और जिसकी ज़मीन पर उसने झोपड़ी बना रखी थी, ठाकुर की ज़मीन पर, उसके घर भी उसे काम करना पड़ता था, यही उसकी ज़िंदगी थी। तो उसके लिए अच्छा बुरा भाग्य के बारे में सोचने का समय ही कहाँ था। इसमें एक प्रश्न आया है, शहरवासी सिर्फ माटी वाले को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। कंटर यानी जो कनस्तर जिसमें वो माटी डालकर लाती थी। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिसके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? क्योंकि पूरे शहर के अंदर लोगों को लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी, और पूरे शहर में माटी वाली ही एक अकेली ऐसी बुढ़िया थी जो लाल मिट्टी लोगों के घरों तक पहुंचाती थी। और वो लोग चूल्हे चौके की लिपाई करना, मकान के कमरों की दीवारों की लिपाई पुताई करने का काम उस मिट्टी से करते थे। अब शहर में बुढ़िया के अलावा कोई और ऐसा नहीं था जो माटा खान से माटी लाकर शहर में पहुंचा सके लोगों के घरों में। इसलिए सब पहचानते थे, क्योंकि सबके घरों में उसका आना जाना होता था। और उसका जो कंटर था यानी कनस्तर है, उसको उसने बिना ढक्कन का, या ढक्कन उसका हटा रखा था, और हर कोई उसे देखते ही पहचान लेता था। इसलिए कहा है इसमें कि शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी प्रकार पहचानते थे। एक प्रश्न इसमें आया है, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? किस मजबूरी को प्रकट करता है? वो हिसाब लगाती है जब मालकिन उसको रोटी है कि कितनी मैं खाऊंगी, कितने अपने पति को दूंगी, तो उसकी गरीबी को प्रकट कर रही है ये बात, क्योंकि उसे तो अपना भी पेट भरना था और अपने पति का भी। इसीलिए वो
किसी के घर में मिली हुई रोटियों का इस तरह से वो हिसाब लगाती थी, क्योंकि उसी पर सब कुछ निर्भर था, क्योंकि उसका पति तो बीमार था। इसमें ये एक बुढ़िया का डायलॉग आया है, वो सोच रही है कि आप आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। ये कहती है, माटी वाली का कथन है, तो इसके आधार पर माटी वाली के जो हृदय के भाव है, उसकी फीलिंग्स है, उसको अपने शब्दों में लिखने हैं। क्योंकि बूढ़े को कोरी रोटी आई, क्योंकि बूढ़ा जो है वो बहुत कमज़ोर था, उसका जो पति था बहुत कमज़ोर था, बीमार था, और गरीबी का कोई सहारा और था नहीं माटी वाली का, और ना ही कोई और कमाने वाला था घर में। तो जिससे कि वो सोचती है कि अब मुझे कुछ मिला है, तो आज उसको किसी घर से जो 1-2 रोटियां मिल जाती तो उसका गुजारा हो जाता था। तो वो अपने पति के लिए रोटियां ले जा रही है, और वो सोचती है कि जो पैसे मिले हैं उससे वो प्याज भी खरीदती है, और मन ही मन सोच रही है कि पति को रोटी के साथ प्याज तलकर भी उसे परोस देगी, और आज उसके पति को केवल रूखी रोटी नहीं खानी पड़ेगी। इससे ये पता चलता है कि माटी वाली कितनी अपने पति के लिए कितनी फिक्र करती थी, पति के प्रति जो जिम्मेदारी थी उसको समझती थी, और उसका मन से ख्याल रखती थी। इसमें एक प्रश्न और आया है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, जो माटी वाली ने आखिरी में इस कहानी में कहा है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि जब माटी वाली अपने घर पहुंचती है तो जो बूढ़ा पति है वो मरा हुआ है, उसका मरा मिलता है उसको। अब वो सोचती है कि उसका अंतिम संस्कार कैसे करूं, क्योंकि बाढ़ आ गई थी वहां पर, तो शमशान था वो पूरा पानी में डूब चुका था, तो उसके लिए उसका घर ही शमशान के समान बन चुका था। इसलिए उस माटी वाली बुढ़िया ने कहा कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि अब तो उसका पति भी नहीं रहा था। अब पति को वो क्या करे, कहाँ जलाए उसकी लाश को, ये चिंता भी थी, और साथ में उसको ये भी चिंता थी कि अब तो उसका रोजगार भी चला गया है, अब वो घरों में मिट्टी पहुंचाने का काम नहीं कर पाएगी, अब उस घर को वो छोड़कर कहाँ जाएगी। तो सब कुछ उसके लिए शमशान के समान ही हो गया था। इसीलिए उसने कहा है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो आपको इसका सारांश कहानी का और इसके प्रश्नोत्तर अच्छी प्रकार से समझ आए होंगे, और आप अपनी पुस्तक से भी अच्छी प्रकार से इसको पढ़िए, वीडियो को भी ध्यान से सुनिए, समझिए, ताकि आपको इस पाठ को अच्छी तरह समझने में मदद मिल सके। धन्यवाद।